चलिए आज का जो टॉपिक है यह है आपका इम्पोर्टेंट यानी कि वीवीआई वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि भूगोल का है। और इतना प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा तो समझिए कि आपका भूगोल फर्स्ट का लगभग सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं अपनी नॉलेज के लिए तो वो तो अलग की बात है, लेकिन पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल क्या है? मानव मैंने मनुष्य, मानव मैंने क्या होता है? मनुष्य। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानकर चलिए कि मनुष्य और भौगोलिक परिवेश दोनों का एक संश्लेषित संबंध है। अगर दोनों एक साथ नहीं हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर भौगोलिक परिवेश है तो उसको मनुष्य ही उसकी देखरेख करता है, या भौगोलिक परिवेश को अपने अनुसार अगर बनाता है तो मनुष्य ही बनाता है। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब हो गया ये जो सबसे बेटर निकाले। जैसे कि आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट आता है ना, तो बस वही जो मार्क्स आ गया समझ आए कि आपका क्लियर हो गया कि हम इतना ही लेकर के अबे किए उसके अनुसार पढ़े हैं। तो संश्लेषित अध्ययन का मतलब हो गया कि दोनों का निचोड़ निकाल करके एक पॉइंट तैयार कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मानव भूगोल किसको प्रस्तुत करता है? प्रस्तुत करने का मतलब होता है एक दूसरे के सामने रखना। ठीक है, तो मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतः संबंधों की एक नई संकल्पना को प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य, आप जानते हैं कि भूगोल का संबंध इस पृथ्वी पर या वायुमंडल में रहने वाले सभी जीव जंतु से लेके ईंट पत्थर बालू कंकड़ इत्यादि सबसे मनुष्य का संबंध एक दूसरे को दर्शाता है। उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। और यह मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतः संबंधों का, अगर मनुष्य नहीं रहे तो पृथ्वी की जुताई कौन करेगा? पृथ्वी यानी खेतों में फसल कौन लगाएगा? यानी कि दोनों के बीच का एक अंतः संबंध है। अंतः मतलब कि अंदरूनी संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन कौन है? ठीक है, तो पृथ्वी के दो प्रमुख घटक निम्न है। पहला प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जीवन के रूप जिसमें मनुष्य सम्मिलित हो। तो देखिए एक होता है प्रकृति में, जैसे आप विज्ञान पढ़े होइएगा उसमें भौतिक था और आपका सजीव और निर्जीव था ना। तो देखिए इसका संबंध जैसे कि प्रकृति का मतलब हो गया जिसमें सभी कुछ शामिल हो, लेकिन इसमें भौतिक का संबंध हो गया जो निर्जीव से संबंधित हो। ठीक है, और दूसरा सजीव से, यानी कि दो जगत है, पहला सजीव जगत और दूसरा निर्जीव जगत। ठीक है, यानी कि प्रकृति या भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जीवन के रूप जिसमें मनुष्य क्या हो? सम्मिलित हो, शामिल हो। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं? तो आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच, यानी कि आदिम मानव और मनुष्य, ठीक है, प्रकृति के बीच प्रबल शक्तियों की जो एक अन्योन्य क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। यानी कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी विकास के किस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं? तो देखिए प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा। किस समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है? तो सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप में निर्भर है। ऐसे समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। अगला है मानवीय क्रियाओं के सर्वत्र छाप कौन कौन है? छाप समझता है, यानी कि पहचान कौन कौन है?
मानवीय क्रियाओं के सर्वत्र यानी कि सभी जगह जो छाप बना हुआ है वह कौन सा है? और नीचे घुमा लगे बेंच के नीचे घुस रहे क्या जरूरी है? तुम तो डरते हो, तुम तो पक्का ही डरते हो। समझ रहा है ना? क्लास में पढ़ रहा है तो ऐसे झुका लिया एकदम माथा नीचे करके तो पढ़ रहा है, वैसे क्या समझोगे? आप बता रहे हैं 1 महीना और है बाबू। अगर तुमको दिक्कत हो रहा है कि हम ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो अपने लिए नहीं दे रहे हैं, 1 महीने के बाद मई में तुमको खुद ही दिख जाएगा तुम्हारा मेहनत। सर किताबों में झुका हुआ सर आगे चल के उठा हुआ रहता है। ऐसे कोई बात नहीं है। वैसे अगर वैसे स्थिति होता तो बिना पढ़े सब लेके पास कर जाता, किताब के नीचे झुक जाने से रिजल्ट बन जाता। ये दिमाग में रख लो। इसमें है मानवीय क्रियाओं के प्रमुख सर्वत्र छाप उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार क्षेत्र, कलोधान मैदान और तरंगित पहाड़ियों में, चरगाह तट पर पतन और महासागरों तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि है। कौन? मानवीय क्रियाओं के सर्वत्र छाप है। छाप मैंने क्या होता है? पहचान होता है। पहले के विद्वानों ने संभववाद का नाम किसे दिया? तो उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार क्षेत्र, फलोधान मैदान और तरंगित पहाड़ियों में, चरगाह तट पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि को ही पहले के विद्वानों ने संभववाद का नाम दिया। यानी कि आज की जो परिवेश है इससे अलग हट करके पहले के जमाने का जो परिवेश था, जैसे नदी, समुद्र, सागर, महासागर, पोखरा, ये सब जो था, इसको मनुष्य ने क्या कहा है? संभववाद का नाम दिया है। संभववाद का नाम इसलिए दिया है कि उसकी संभावना है कि उसमें बदलाव हो सकता है या नया कुछ देखने को मिल सकता है। संभववाद संभव है, हम उसको बदल सकते हैं या उसको नया कर सकते हैं, कोई दिक्कत? प्रौद्योगिकी किसकी सूचक होती है? तो यह संस्कृति विकास के स्तर की सूचक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अमूल्यवादी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया? तो अमूल्यवादी विचारधारा ने मार्क्स की निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। ग्रिफिथ टेलर ने कैसे संकल्पना प्रस्तुत की है? तो भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग का परिलक्षित करता है। अगला प्रश्न है आपका, नौ निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम ग्रिफिथ टेलर ने किसे दिया? तो भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर। प्रश्न अगर पूछेगा ग्रिफिथ टेलर कौन थे तो आप क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? भूगोलवेत्ता। ठीक है, तो भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचार पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया गया। ठीक है, प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित करना है। तो पीछे वाले भी क्लास में आपको बताए थे कि मानव भूगोल यानी भूगोल की ऐसी प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। यानी कि
यह पर्यावरण के साथ मनुष्य के बीच का जो संबंध होता है ना, उसी संबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम है जैसे व्यवहारवादी भूगोल, अवकाश का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, कृषि भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल इत्यादि। यानी कि सबसे पहले आप जानते हैं कि व्यवहारवादी भूगोल का मतलब क्या होता है। तो व्यवहारवादी भूगोल का मतलब यानी कि आप अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, या अपने से छोटों के साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, यही आपका व्यवहारवादी भूगोल होता है। अगला है आपका सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल में क्या होता है? समाज के हर व्यक्ति के सुख और दुख का ध्यान रख करके उसके अनुसार चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अवकाश का भूगोल। अवकाश समझते हैं, यानी कि छुट्टी का। अवकाश में क्या होता है? छुट्टी, ठीक है ना। तो छुट्टी से संबंधित भूगोल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अवकाश भूगोल कहते हैं। सामाजिक कल्याण का भूगोल। अगर कोई गरीब अगर कहीं तड़प रहा है तो आप उसको उठा करके हॉस्पिटल लेके गए या आप उसको मदद कर दिए, तो क्या हो गया? सामाजिक कल्याण हो गया, समाज में कल्याण कर दिए। अगर कोई नया काम कर दिए जिसमें 10, 20, 50 आदमी सबको सहायता मिल गया, उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक कल्याण का भूगोल कहते हैं। उसी प्रकार से आपका कृषि भूगोल। तो कृषि वाले बारे में तो समझाने की जरूरत नहीं है, जो खेती बाड़ी से संबंधित है उसी को ना कृषि कहते हैं। उसके बाद है आपका ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक जो बीते हुए समय की जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। तो भूगोल का वैसा क्षेत्र है जहां से हमें पूर्व में बीती हुई सारी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। उसके बाद है संसाधन भूगोल। संसाधन यानी कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास सारी बुक उपलब्ध है, तो यह आपका संसाधन हो गया, ठीक है ना। घर से आ रहे हैं तो पैदल आने में परेशानी है तो साइकिल आपके पास हो गया, तो क्या हो गया? वह एक प्रकार का संसाधन हो गया। मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। मानव भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, इसलिए मनुष्य की भी क्या है? एक संसाधन का रूप ही है। सांस्कृतिक भूगोल तो जानते ही हैं। क्या आपके घर के बगल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो मनोरंजन का एक साधन के रूप में होता है? आजकल विद्यालय में भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अलग की घंटी तैयार कर दी गई है कि बच्चा को अगर कम से पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन की स्थिति में अगर आ जाए, मेंटली प्रेशर में आ जाए, तो थोड़ी देर के लिए उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिखा दिया जाए, बस खुशी उसी में हो जाती है, बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद है आपका राजनीतिक भूगोल। तो जानते ही हैं, चुनाव से संबंधित। जैसे आपके गांव के नेता, मुखिया, सरपंच, ये सब का चुनाव होता है। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के जो चुनाव होता है राजनीति से संबंधित है। उसके बाद है आपका चिकित्सा भूगोल, जो हॉस्पिटलाइज आपके डॉक्टरी मेडिसिन से जो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और जनांकीय आदि जैसे सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। उसमें मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव भूगोल में ये सारे जितने भी आपसे भूगोल पढ़े हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, उसके बाद क्या है राजनीतिक, समाजशास्त्र, इस सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और सबके संबंध जहाँ दर्शाता है उसी को हम क्या कहता है? मानव भूगोल कहता है। देखिए, प्राकृतिकरण की व्याख्या करना है। मानव भूगोल की प्राकृतिकरण का मतलब क्या होता है ये बताइए पहले। जो प्रकृति से जुड़ा हो, ठीक है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हो, जिसको मानव ने नहीं बनाया बल्कि मनुष्य अपने स्व विवेक से उसके रूप को बदल लिया, तो प्राकृतिक नहीं होगा, वो मानव निर्मित हो जाएगा। जैसे पेड़ पौधा प्राकृतिक हो गया, मनुष्य अपने विवेक से उसको काट छाट करके फर्नीचर बना लिया, तो क्या हो गया? वो मानव निर्मित हो गया। पेड़ पौधा प्राकृतिक हो गया, मिट्टी प्राकृतिक हो गया, लेकिन उसको हम लोग पका करके ईंट बना लिए, तो क्या हो गया? वह मानव निर्मित हो गया। उसके बाद है, मानव के प्रकृति के आदेशानुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य थे। जब सामाजिक विकास की अवस्था
आदिम थी, तो मानव के इसी अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका अगर पूछ दे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो आप सीधे लिख दीजिएगा मानव के प्रकृति के आदेशानुसार, मानव के प्रकृति के आदेशानुसार आपको यानी कि अपने आप को ढालने के लिए बाध्य थे। और जब सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, तो मानव की इसी अन्योन्य क्रिया को या प्रक्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक मानव प्राकृतिक की ही सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होकर उसकी पूजा अर्चना करता था। जैसे मानकर चलिए कि आजकल भी थोड़ा बहुत शायद है कि नहीं है, स्पष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पुराने जमाने में झाड़ फूक वाली प्रचंड स्थिति थी। अगर किसी के घर में अगर तबीयत अगर किसी की खराब होती थी, तो डॉक्टरी इलाज करने से पहले लोग उस झाड़ फूक में विश्वास इतना ना करते थे, जादू टोना वाली स्थिति में। तो वही ना बोल रहा है, इस सब में थोड़ा सा ज्यादा करके लोगों का विश्वास था। तो यह प्रकृति मानव प्रकृति से भयभीत होकर उसकी पूजा अर्चना करता था। यानी कि मनुष्य जो थे ना, यह प्रकृति प्रकोप के कारण उसे डर करके उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते थे। ठीक है। उसके बाद है इसमें विश्व के कुछ ऐसे समाज हैं जो प्रकृति पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं, जिसके कारण प्रकृति एक शक्तिशाली बल पूर्णतः के कारण शक्तिशाली बल पूज्य और सत्कार योग्य बनी हुई है। मनुष्य या मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति संसाधन पर निर्भर है। कहने का मतलब हुआ कि आज के जमाना में मनुष्य जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर निर्भर है क्योंकि मिट्टी प्रकृति का है, और हम लोग अपनी विवेक के माध्यम से उस पर एकदम अडिग लगे हुए हैं कि कम से कम जो भी वहां से उत्पादन होगा उससे हमारी क्या होगी, परवरिश होगी। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिख देना है। तो मानव भूगोल की भूगोल विषय के क्षेत्र में मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित मतलब दोनों के मिश्रण करने के बाद जो रिजल्ट तैयार हो गया, संश्लेषित हो गया, वही आपका क्या है, मानव भूगोल है। और भूगोल की ऐसी प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। समय के साथ मानव अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझकर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का ही विकास करता है। भूगोल की ऐसी प्रमुख विचारधारा जिसमें वह माना जाता है कि पर्यावरण ही किसी क्षेत्र के मानव एवं समाज की भौतिक एवं बौद्धिक अभिलक्षणों को निर्धारित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव बस्ती का अर्थ क्या होता है। मानव मैंने मनुष्य और बस्ती मैंने कि जहाँ रहता है, यानी कि मनुष्य जहाँ रहता है उसी को, जहाँ पे एक घर में रहता है, घर से एक मतलब टोला बनता है ना, और टोला के बाद में लोग कहता है कि बस्ती, यानी कि शहर में जाइएगा कहीं भी लोग कहता है किस व्यक्ति की बस्ती है, यानी कितने लोग उस बस्ती में है, यानी कि उस टोला में है। तो मानव बस्ती का मतलब ही होता है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन जिसमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकान और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण के आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। स्वामित्व समझते हैं, यानी कि अपने आप को मालिक बन करके रहना, यानी कि अपना अधिकार खुद को बनाए रखना। हाँ, अगला है इसमें गांव किसे कहते हैं। तो हम सभी लोग तो गांव में रहते हैं। हाँ, विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्ती जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाओं में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। यानी गांव का मतलब हो गया कि गांव के सभी लोगों का संबंध किससे होता है,
किससे होता है? प्राथमिक क्रिया जैसे कृषि से संबंधित होता है, खेती बाड़ी से संबंधित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हाँ, गांव कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गांव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नगर बस्ती और ग्रामीण बस्ती में क्या अंतर है? ठीक है, नगर बस्ती और ग्रामीण बस्ती में क्या अंतर है? तो आप जानते हैं कि ग्रामीण बस्ती और नगर बस्ती, ग्रामीण बस्ती गांव में रहता है और नगर बस्ती कहाँ? शहर में रहता है। ठीक है ना? तो यह ग्रामीण बस्ती जो है आकार में कैसा होता है? हाँ, आकार में छोटा होता है, जबकि नगर बस्ती आकार में बड़ा होता है। ग्रामीण बस्तियों में 5,000 से कम आबादी होता है, जबकि नगर में क्या होता है? 5,000 से अधिक आबादी होता है। कोई दिक्कत इसमें? नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? तो बड़े आदिवासी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशिष्टीकृत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नगरीय बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय बस्ती कहते हैं। यह प्रश्न आप देख लीजिए, ग्रामीण बस्ती और नगर बस्ती में क्या अंतर है। ठीक है, पिछले साल भी क्वेश्चन शायद पूछा हुआ था कि ग्रामीण बस्ती और नगर बस्ती में क्या अंतर है। अगला है ग्रामीण गुच्छित ग्रामीण बस्ती कैसा क्षेत्र होता है? तो गुच्छित ग्रामीण बस्ती का मतलब होता है कि घरों का एक समूह अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चरगाहों से पृथक होता है, यानी कि इससे क्या होता है? अलग होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? गुच्छित ग्रामीण बस्ती कहते हैं, यानी कि वह सबसे एक अलग हटकर के प्रकार जैसे होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुच्छित ग्रामीण बस्ती कहते हैं। अगला है जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या के घनत्व। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भू पृष्ठ पर लोग की प्रकार वितरित, यानी कि जनसंख्या वितरण का मतलब हो गया कि जनसंख्या जो वैसा समूह या समुदाय जो एक जैसा नहीं होता है, यानी कि कहीं ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है। एक बराबर गांवों में या शहर में भी बस्ती एक बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर ही बस्ती का बंटवारा भी किया जाता है। ठीक है, इसके आगे फिर अगले क्लास में देखा जाएगा।